नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रमोहन ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में चंद्रवंश के विषय में हमने देखा था कहाँ तक, आपका गरुड़ ज्ञान चंद्र तक। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आगे बढ़ाएंगे उसी सीरीज को और आगे हम पढ़ते हैं कि गरुड़ ज्ञान चंद्र के बाद कौन कौन राजा आया और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बात करते हैं। जब गरुड़ ज्ञान चंद्र, मैंने आपको बताया था कल उसके बारे में, और गरुड़ ज्ञान चंद्र के साथ साथ मैंने आपको नीलू कठैत वगैरह के बारे में बताया था। गरुड़ ज्ञान चंद्र के बाद राजा कौन आया? गरुड़ ज्ञान चंद्र के बाद जो राजा बना उसका नाम था आपका हरिचंद। ठीक है दोस्तों, उसका नाम था आपका हरिचंद। लेकिन हरिचंद्र जो था आपका, कुछ ही माह में क्या होगी, इसकी मृत्यु हो गई। तो इससे संबंधित कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, हरिचंद्र के बाद जो राजा बना, इसी हरिचंद्र का पुत्र था आपका कौन? उद्यान चंद्र। और इसका टाइम पीरियड कितना रहा इस उद्यान चंद्र का? यह आपका 1420 में आपका क्या बना, फिर आपका ये राजा बना। अब देखिए उद्यान चंद्र के विषय में हम कुछ देखते हैं। ज्यादा समय तक ये भी राजा नहीं रहा था आपका, 1420 से 1421 समथिंग तक ये राजा रहा था। अब देखिए इसके बारे में, ये गरुड़ ज्ञान चंद्र का क्या था? पौत्र था, उसका पोता था। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नीलू कठायत के पुत्रों को अंधा करने में ये ज्ञान चंद्र का भी क्या था, उद्यान चंद्र ने भी क्या की थी, सहायता की थी। लेकिन होता क्या है, कुछ समय पश्चात इस उद्यान चंद्र को अपने दादाजी द्वारा जो कृत किया गया था नीलू कठायत की हत्या वगैरह, उसका बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा बुरा लगता है इसको। और इसका फिर ज्यादा जीवन किसमें रहा? पश्चाताप में ही बीतने लगा। और उससे पश्चाताप करने के लिए धार्मिक कार्यों में क्या हो गया, लग्न हो गया। धार्मिक कार्यों में बिल्कुल आपका बिजी हो गया, धार्मिक कार्य करने इसने शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक बात निकल कर आती है। इसी में फिर कहा जाता है कि जो बालेश्वर मंदिर है, उस बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? फिर ये आपका उद्यान चंद्र ने करवाया। लेकिन कुछ जगह बोला जाता है कि उद्यान चंद्र ने इसका क्या कराया था, केवल जीर्णोद्धार कराया था, इसकी मरम्मत करवाई थी। जो बालेश्वर मंदिर जो बनाया था वो किसने बनाया था? कत्यूर ने बनाया था। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, कुछ इतिहासकारों का। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे कि किस चंद्र राजा ने बालेश्वर मंदिर बनाया, तो आप आंसर देंगे उद्यान चंद्र। देखिए यहां पर एक थोड़ा डाउट और देखने को मिलता है। जो एंडकिंसन है वो कहते हैं कि ये मंदिर रुद्रचंद्र ने बनाया था। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा कि एंडकिंसन के अनुसार किस चंद्र राजा ने बालेश्वर मंदिर बनाया, तो आप आंसर देंगे रुद्रचंद्र। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इस बालेश्वर मंदिर में और जो इसने धार्मिक कार्य किए उसमें इसकी सहायता किसने की? इसकी सहायता की थी उसमें कुंज शर्मा तिवाड़ी। कुंज शर्मा तिवाड़ी नाम का एक ब्राह्मण था, जो कहां से आया था? गुजरात से आया था। तो इस ब्राह्मण ने क्या की थी, इसके धार्मिक कार्यों में काफी सहायता की थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। देखिए इसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनता है आपका आत्मचंद और आपका हरिचंद सेकंड। ज्यादा कुछ खास इनके विषय में है नहीं। 1421 से 1423 तक, 1421 से 1423 तक ये राजा रहते हैं और कुछ इन्होंने ऐसा कुछ महान काम किया नहीं कि जिससे हम इनको पढ़े या फिर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो राजा बना इसके बाद, वो राजा बना आपका विक्रम चंद्र। यहां से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो विक्रम चंद्र के विषय में देखते हैं। पहले इसका टाइम पीरियड क्या रहा? तो देखिए 1423 से 1437 तक, 47 तक, यानी कि 1437 तक ये रहा राजा। रहा कौन? विक्रम चंद्र। तो देखिए जो विक्रम चंद्र राजा बना, इसके विषय में आपका दो ताम्रपत्र ऐसे हैं जहां इसके विषय में हमें नॉलेज मिलती है, इसके विषय में देखने को मिलता है। पहला ताम्रपत्र है आपका बालेश्वर का ताम्रपत्र। ठीक है दोस्तों, और ये बालेश्वर के ताम्रपत्र में बोला गया है, इसका सन कहा गया है कि आपका इसका सन था 1423। और दूसरा हमें देखने को मिला है चंपावत का ताम्रपत्र। इसमें इसका टाइम पीरियड बोला गया है 1434। तो इसलिए यह माना जाता है कि हो ना हो कि 1434 तक इसका राज्य रहा होगा। अच्छा, इसके विषय में दूसरी बात देखते हैं। देखिए हुआ क्या है, ये भी एक अच्छा राजा था, एक पराक्रमी राजा था। लेकिन अपनी जीवन के अंतिम समय में ये क्या हो गया? भोग विलासी हो गया। ठीक है, जब ये भोग विलासी हो गया तो इसका ही एक भतीजा हुआ करता था विक्रम चंद्र का, उसका नाम था भारती चंद्र। तो इस भारती चंद्र ने क्या करा, इसने देखा भैया कि हमारा जो साम्राज्य है वो क्या हो रहा है, विलासता का शिकार हो रहा है। तो इसने क्या करा, विद्रोह शुरू कर दिया और विद्रोह करके सत्ता किसके हाथ में ले ली? अपने हाथों में ले ली। अब विक्रम चंद्र तो वैसे ही भोगविलासी हो चुका था, ज्यादा राजपाट से उसे मतलब रहा नहीं था। तो उसने क्या कर दिया, अपने भतीजे के लिए राजगद्दी को
त्याग दिया और अब राजा कौन बन गया? विक्रम चंद्र का भतीजा भारती चंद्र, जहां से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब भारती चंद्र का टाइम पीरियड देखें तो 1437 से 50 तक, 1437 से 1450 तक आप क्या रहे? राजा रहा। और इस भारती चंद्र के विषय में पहले ही बता चुका हूं आपको, काफी नाम सुना हमने इसका, पीछे से नाम सुनते हुए आ रहे हैं हम इसको। तो देखिए भारती चंद्र के विषय में पहला पॉइंट तो ये बनता है कि ये पहला स्वतंत्र शासक था, चंदों का पहला स्वतंत्र शासक था। मैंने जब सोमचंद्र पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हर बार, कल भी मैंने क्लास में बताया था कि ये राजा क्या थे? मांडलिक राजा थे, सामंती राजा हुआ करते थे। तो पहला स्वतंत्र राजा कौन बना? भारती चंद्र बना। क्यों भाई? देखेंगे इसको भी हम। दूसरी बात, अभिलेखों में इसको चरित्रशील नरपति, चरित्रशील नरपति कहा गया है किसको? भारती चंद्र को। नेक्स्ट देखिए, डोटी पर अभियान करने वाला पहला शासक भी कौन है आपका? भारती चंद्र ही है। अब कहानी को थोड़ा समझते हैं। अभी तक मैंने आपको बोला था, सोमचंद्र जब मैंने पढ़ाया, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि पूरा एक लिंक, एक सीक्वेंस के हिसाब से हम चलते हुए आ रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या था, जब सोमचंद्र राजा बना था तो वो डोटी के राजा को कर दिया करता था, पीछे मैंने बताया है। तो स्वतंत्र तो था नहीं वो, ठीक है ना दोस्तों। मैंने आपको बताया था जब ये भारती चंद्र राजा बनता है तो ये क्या कर देता है? डोटियों के खिलाफ क्या कर देता है? अभियान कर देता है। यानी कि इन डोटी राजाओं को अभी तक चंद्र लोग क्या दे रहे थे? कर दे रहे थे। अब इसने क्या कर दिया भैया? इसने इनके ऊपर ही क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ये एक स्वाभिमानी राजा था, इसको किसी की गुलामता पसंद नहीं आई, किसी के अधीन रह के काम करना पसंद नहीं आया। फिर क्या होता है, यहां पर डोटी और इस डोटी राजा और इसके बीच में 12 वर्षीय युद्ध देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, यानी कि डोटियों के बीच में और भारती चंद्र के बीच में क्या शुरू हो गया? युद्ध शुरू हो गया। और ये युद्ध कितने टाइम तक चला? 12 वर्षों तक युद्ध चला। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर इस युद्ध में कटेहर जो राजा हुआ करते थे, कटेहर राजा, इन कटेहर राजाओं ने भी भारती चंद्र की क्या की थी? सहायता की थी। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया पहला पॉइंट कि पहला स्वतंत्र शासक कैसे कह दिया हमने इसको? क्योंकि इसने डोटियों को हराया, जिन राजाओं को कर देता था उनको हरा दिया, तो भैया स्वतंत्र शासक है ये पहला। अब देखिए कुछ पॉइंट और, जब इसने 12 वर्ष का युद्ध लड़ना शुरू करा, कहां? आपका डोटियों के खिलाफ, तो यहां पर क्या हुआ? 12 वर्षों तक इसकी सेना इस युद्ध में क्या रही? व्यस्त रही। तो कहीं ना कहीं सेना के बीच में असंतोष पैदा होने लग गया। क्यों? क्योंकि 12 वर्षों तक परिवार से दूर हैं, ठीक है, घर परिवार से दूर रहे। तो यहां पर इसने देखा, भारती चंद्र ने, कि जो मेरे सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं घर वालों की याद में या फिर अपने घर परिवार की याद में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो इसने एक प्रथा शुरू कर दी और उस प्रथा को कहा गया कट्टकाली प्रथा। क्या कहा गया? कट्टकाली प्रथा। इसमें क्या था? इसमें इसने कहा कि मेरे जितने भी सैनिक हैं वो, जहां पर भी युद्ध चल रहा है, यहां पर वो लोग बिना विवाह के किसी भी स्त्री के साथ रह सकते हैं, जिसे हम आज की डेट में लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसने बोला कि आप बिना विवाह के किसी भी स्त्री के साथ रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ? यहां पर सैनिकों ने क्या करा? वहां पर भी घर परिवार बसाना शुरू कर दिया, लेकिन उन स्त्रियों के साथ उन्होंने विवाह नहीं किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? यहां पर एक नई जाति का उदय हुआ। उस जाति को हमने कहा नायक जाति। क्वेश्चन आता है नायक जाति का उदय कहां से हुआ? तो आप आंसर देंगे भारती चंद्र के समय। ठीक है, क्योंकि जिन स्त्रियों के साथ ये रहे उनसे पुत्र प्राप्ति हुई इनको बिना विवाह के, और उन्हें कहा गया नायक जाति। ठीक है, यही नायक जाति को क्या कहा जाता है? चंद सैनिकों की अवैध संतान। क्वेश्चन पूछेगा चंद सैनिकों की अवैध संतान किस जाति को? आप आंसर देंगे नायक जाति को। ठीक है दोस्तों, अब इन नायक जाति को समाज में क्या करा गया? बहुत ही नीच दृष्टि से देखने लगे। इनका क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा इनको सम्मान मिला नहीं नायक जाति को। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिएगा 1919 के समय नायक जाति के उत्थान के लिए क्या होंगे? कार्य होने शुरू होंगे। कुछ पार्टियां बनेंगी, कुछ संस्थाएं बनेंगी, जैसे नैनीताल में नायक जाति सुधार समिति बनी थी। तो ये लोग क्या करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में इसी नायक जाति का उदय कराया जाएगा, उनको उनका सम्मान उनको समाज में दिलाया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो यहां से नायक जाति का उदय हो गया, चंद सैनिकों के अवैध संतान और कट्टकाली प्रथा हमने देख ली। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारती चंद्र के जो पवाड़े हैं वो कुमाऊं में काफी प्रसिद्ध हैं। पवाड़े मतलब जो हमारी दादी अम्मा और जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो पूर्वज हमारे जो रहे, उन जो कथा सुनाते हैं एक, उनको पवाड़े कहा जाता है। तो जो पवाड़े हैं बड़े फेमस हैं। उन्हीं पवाड़ों में एक बात आती है, कहा जाता है कि कुमाऊं की वीरांगना भागा धौन्याल
से क्या हुआ था, भारतीय चंद्र का द्वंद्व हुआ था। कुमाऊं की वीरांगना भागा धौनियाल से किसका द्वंद्व हुआ था, किसका युद्ध हुआ था, भारतीय चंद्र का युद्ध हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप आंसर दीजिएगा। कुमाऊं की भागा धौनियाल से आपका किसका हुआ, भारतीय चंद्र का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भारतीय चंद्र के विषय में अब देखिए हुआ क्या, एक नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त जातियों को सेना में शामिल करने वाला पहला शासक कौन था, भारतीय चंद्र। इसने क्या करा, पहले क्या होता है, स्पेशल कुछ जातियां अपने आसपास की जातियों को शामिल किया जाता था चंद्र सेना में, लेकिन इसने क्या करा, समस्त जातियों को शामिल करके एक सेना बनाई और पहला शासक कौन था आपका, ये भारतीय चंद्र था। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर थोड़ा समझिए। देखिए भारतीय चंद्र के विषय में हमने देखा पहला शासक था जिसने डोटियों के खिलाफ युद्ध किया। तो यहां पर क्या हुआ करता था, देखिए एक डोटी राज्य हुआ करता था, ठीक है, एक सीरा राज्य हुआ करता था और एक सोर। ठीक है, डोटी पहले ही बता चुका हूं मैं। इस समय पे डोटी का राजा था कौन, यहां पर डोटी का राजा था जयमल। ठीक है, भारतीय चंद्र के समय डोटी का राजा कौन हुआ करता था, जयमल, जो किस वंश का था, मल्ल वंश का, मल्ल शासी राजा था। आपको कहीं कहीं पर यक्ष मल्ल भी देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करिएगा, दोनों एक ही के नाम है। अच्छा, सीरा की बात करें तो भैया सीरा में राजा कौन हुआ करता था, सीरा में राजा हुआ करता था बलि नारायण संसार मल्ल। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सीरा का क्षेत्र कौन सा, मैंने आपको डोटी का राज्य तो बता दिया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। सीरा किस क्षेत्र को कहते थे, तो भैया सीरा जो आज की डेट का डीडी हाट है, तो डीडी हाट और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता था, सीरा बोला जाता था। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए अब सोर के क्षेत्र में कौन राज करा करता था, यहां पर बम राजा, जो बम राजा हुआ करते थे बम वंश के, वो क्या करा करते थे, आपका सोर के क्षेत्र में राज क्या करते थे, बम राजा या बर्मशाही राजा भी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और सोर का क्षेत्र कौन सा, आज का पिथौरागढ़, जो आज का पिथौरागढ़ है उसको सोर कहा जाता था। सोर, सीरा डीडी हास के आसपास का क्षेत्र, और डोटी आपको मैं पिछले बता चुका हूं। क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी घाटी, पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है, तो आंसर देते हैं सोर घाटी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तीन राजा हुआ करते थे कहां के, उस समय पे डोटी, सीरा और सोर के। अब थोड़ा इनके विषय में देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। देखिए जो मल्ल हुआ करते थे, ये मल्ल राजाओं ने क्या कर रखा था, ये मल्ल राजाओं ने इस सीरा के क्षेत्र को, ये मल्ल राजाओं ने सीरा के क्षेत्र को क्या करा, अपने राज्य में शामिल कर दिया। और इन्होंने क्या करा, ये मल्ल राजाओं ने सीरा को जब अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में शामिल किया, तो इस क्षेत्र को क्या बोला इन लोगों ने, इन्होंने बोला पर्वत डोटी का देश, पर्वत डोटी का देश। जब मल्ल राजाओं ने सीरा के क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर दिया, तो फिर अपने राज्य को इन्होंने क्या बोला, पर्वत डोटी का देश। दूसरी बात, कुमाऊं के क्षेत्र को ये लोग क्या बोला करते थे, कुमाऊं के क्षेत्र को ये लोग बोलते थे पर्वत डोटी का देश। अब मैंने आपको बताया कि इसने आपका जब मल्ल राजाओं ने अपने क्षेत्र में किसको शामिल किया था, सीरा के क्षेत्र को शामिल किया था, तो ये क्या कहलाए थे, इन्होंने इनको कहा था पर्वत डोटी का देश। और कुमाऊं के क्षेत्र को ये लोग बोलते थे पर्वत डोटी, क्योंकि कुमाऊं पर्वत में बसा है, तो ये कुमाऊं के क्षेत्र को बोला करते थे पर्वत डोटी। और जो यहाँ का राजा होता था, ये पर्वत डोटी का देश या पर्वत डोटी का जो राजा बनता था, उस राजा को कहा जाता था राई या रैका। तो आगे चलकर जब हम मल्ल वंश पढ़ेंगे तो वहां पर ये शब्द निकल कर आएगा राई या रेका। तो ये जो डोटी के राजा हुआ करते थे उनको राई या रेका कहा जाता था। ठीक है, थोड़ा मैंने इनके विषय में बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पर हमने देख लिया कि भैया कैसे डोटी में कौन राजा हुआ करता था और कैसे यहाँ पर भारतीय चंद्र ने अधिकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा भारतीय चंद्र के बारे में। अब आगे देखिए कुछ भारतीय चंद्र के विषय में हम देखते हैं। देखिए इसने क्या करा, मैंने आपको अभी बताया कि इसने सारी अपनी समस्त जातियों को अपनी किस में शामिल किया, कटक में शामिल किया। कटक मतलब होता है सेना। ठीक है, आगे देखिए कटकू नौला, यहां पर आपका पिथौरागढ़ के पास एक मैदान है देव सिंह मैदान, देव सिंह मैदान। तो इस देव सिंह मैदान के पास एक कटकू नौला पड़ता है। ये कटकू नौला से हमें यह पता चलता है कि यहां पर इसने अपना क्या बनाया था, एक पड़ाव बनाया था। जब आप युद्ध करेंगे तो कहीं ना कहीं डेरा डालेंगे। तो पिथौरागढ़ में आज भी हमें कटकू नौला देखने को मिलता है। और काली नदी के किनारे एक जगह है बाली चौड़, क्या है, पिथौरागढ़ से आगे बढ़कर बाली चौड़। तो यहां पर भी इसने क्या करा था, अपना एक डेरा बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए युद्ध का जब समय हुआ था, जिस समय भारतीय चंद्र युद्ध लड़ रहा था, उस समय इसने बड़तिया कोट,
एक जगह पड़ती है, बड़तिया कोट को अपना क्या बनाया इसने, निवास स्थान बनाया था। ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट पॉइंट इसके विषय में कि हुड़ेती का एक ताम्रपत्र है, हुड़ेती ताम्रपत्र, जिसमें भारती चंद्र द्वारा गांव दान में देने का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके विषय में, भारती चंद्र के विषय में काफी ज्यादा पॉइंट हमने देखे इसके विषय में। ठीक है दोस्तों। अब जब भारती चंद्र आपका क्या होता है, भारती चंद्र के कुछ पुत्र होते हैं, उन्हीं पुत्रों में से एक पुत्र होता है रतन चंद्र। ठीक है, इसको हम देखते हैं किसके विषय में, यहां पर रतन चंद्र के विषय में। देखिए रतन चंद्र यहां पर राजा बनता है आपका किसके बाद, भारती चंद्र के बाद। ठीक है दोस्तों। अब देखिए रतन चंद्र का टाइम पीरियड देख लेते हैं पहले। इसका टाइम पीरियड आपका रहा 1450 से 1488 तक। ठीक है, 1450 से 1488 तक। अब इसके विषय में देखिए जब भारती चंद्र ने इसको राजा घोषित किया तो भारती, देखो होता क्या था अमूमन, जब राजा मर जाता था तो उसका पुत्र राजा बनता था। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिला, ये था भारती चंद्र का पुत्र, लेकिन भारती चंद्र की मृत्यु नहीं हुई थी। भारती चंद्र ने काफी समय तक युद्ध लड़ा और थोड़ा वृद्धावस्था में आ गया, तो इसने क्या करा, अक्षम हो गया राज्य संभालने के लिए, तो इसने अपने पुत्र रत्नचंद्र को राजा घोषित कर दिया। अब कुछ ना कुछ इसके अंदर क्वालिटीज रही होंगी तभी इसको राजा घोषित किया होगा। तो भारती चंद्र के साथ जितने भी राज्य भारती चंद्र ने जीते, मैंने आपको पीछे बताया, जहां पर हमने देखा भारती चंद्र ने डोटी, सीरा, सोर को धीरे धीरे जीता। तो इन सारे युद्धों में इनके साथ कौन था, रत्नचंद्र इसी के साथ इस युद्ध में लड़ा था। तो रत्नचंद्र ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी, बहुत ज्यादा मदद की थी अपने पिता की इन युद्धों में। ठीक है, तो भारती चंद्र काफी पसंद था इससे रत्नचंद्र की वीरता को देखते हुए, तो इसने क्या करा, अपने जिंदा रहते हुए रत्नचंद्र को राजा घोषित कर दिया और रत्नचंद्र के लिए गद्दी छोड़ दी। ठीक है दोस्तों। तो रत्नचंद्र एक योग्य और शक्तिशाली पुरुष, शक्तिशाली क्या था आपका, राजा था, भारती चंद्र का पुत्र था। अब देखते हैं इसके विषय में थोड़ा बहुत। देखिए यहां पर पहले हम देख लेते हैं, जब भारती चंद्र ने डोटी, सीरा और सोर को जीता तो यहां के राजा भाग के चले गए, कोई कहां चले गया, कोई कहां चले गया। तो यहां पर रत्नचंद्र क्या करता है, रत्नचंद्र सीरा में एक अपना राजा, अपना सेनापति होता है डुंगरा बसेड़ा, क्या नाम होता है उसका, डुंगरा बसेड़ा। तो यहां पर भारती चंद्र सीरा में डुंगरा बसेड़ा को क्या कर देता है, शासन सौंपता है। उससे कहता है कि भैया आज से तू क्या है, मेरा सामंत है। पीछे मैंने आपको बताया था सामंत और मांडलिक राजा क्या होते हैं। तो डुंगरा बसेड़ा को क्या बनाता है, यहां पर अपना सामंत बनाता है और वापस अपने राज्य को आता है। लेकिन जैसे ही भारती चंद्र वापस जाता है, रत्नचंद्र यहां से वापस जाता है, तो मल्ल राजा क्या करते हैं, मल्ल दोबारा से यहां पर अटैक करते हैं इन बसेड़ा राजाओं पर, और ये बसेड़ा राजा कहीं ना कहीं कमजोर निकलते हैं और फिर से यहां पर किनका अधिकार देखने को मिलता है, मल्लों का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो बसेड़ा राजा थे जिनको इसने यहां पर सामंत बनाया वो उतने शक्तिशाली थे नहीं, तो मल्लों ने इनको यहां से भगा दिया और फिर से क्या कर लिया, यहां पर धीरे धीरे राज करना शुरू कर दिया। अब आगे चलकर हम इन्हीं मल्लों में से देखेंगे, यहां पर निकल कर आएगा शोभा मल्ल और हरिमल्ल। अभी नहीं, आगे चल पढ़ेंगे इनको। ठीक है, शोभा मल्ल, इसके बारे में बहुत अच्छा पॉइंट है। ये क्या करेगा, चंदों के साथ एक वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा, कौन, शोभा मल्ल। ठीक है, जब कल्याण चंद्र पढ़ेंगे, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे शोभा मल्ल जो बालो कल्याण चंद्र से अपनी पुत्री की शादी कराएगा, और बालो कल्याण चंद्र का जो आपका पुत्र होगा रुद्रचंद्र, वो इस हरिमल्ल को हराएगा। वो आगे चलकर हम देखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या होता है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब ये चले जाते हैं तो धीरे धीरे मल्लों ने वहां पर राज करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी के समय क्या होता है, डोटी में एक डोटी में जो मल्ल हुआ करते थे उनका सेनापति होता है, उनका एक मंत्री होता है नागमल्ल। तो ये नागमल्ल क्या कर देता है, डोटी में विद्रोह कर देता है। ठीक है, अब जो डोटी का राजा हुआ करता था इसने विद्रोह कर दिया भैया, नागमल्ल ने। अब डोटी का जो शाही वंश का राजा था वो क्या करेगा, तो शाही वंश का राजा भाग कर आता है किसके पास, रत्नचंद्र के पास। ठीक है, और ये मल्ल राजा, शाही वंश का मल्ल राजा कहता है कि भैया नागमल्ल ने मेरे वहां विद्रोह कर दिया, आप मेरी क्या करिए, मदद करिए। तो ये रत्नचंद्र देखता है ये जो नागमल्ल होता है ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, इसने अपने राजा को तो भगा दिया था और इसके बाद ये सोच रहा था क्यों ना मैं रत्नचंद्र के ऊपर आक्रमण कर दूं और चंद वंश पर भी अधिपत्य कर लूं, उसकी सत्ता भी हत्या लूं। लेकिन रत्नचंद्र इसके जितने भी योजना होती है उसको धराशायी कर देता है और रत्नचंद्र नागमल्ल को हरा देता है, इसको भगा देता है और दोबारा से क्या करता है, डोटी में एक शाही वंश का जो राजा जिसने इसे शरण ली होती है रत्नचंद्र से, इस शाही वंश के राजा को इसको हटाकर गद्दी में बैठाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रत्नचंद्र ने शाही वंश के राजा को गद्दी में बैठाया
तो उसकी प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है तो ये डोटी राजा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके प्रति उदार हो जाता है, क्योंकि भैया उसने तो 100 गद्दियां बैठाया था। इसके बाद ये क्या करता है, ये रत्नचंद्र जुमला में, बजांग में और थल में आक्रमण कर देता है। जुमला, बजांग और थल में, इन 3 जगहों में आक्रमण करता है। पहले तो जुमला में जो राजा बैठा होता है वो बैठा होता है जगन्नाथ भट्ट, बजांग का होता है खड़कू सिंह और थल का सूर सिंह मेहरा। ये उतने बड़े कुछ ज्यादा बड़े राजा नहीं हुआ करते थे, एक जनजातियां टाइप की होती थी। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करता है रत्नचंद्र, पराजित कर देता है। किसमें, जुमला, बजांग और थल के तीनों, जगन्नाथ भट्ट, खड़क सिंह और सूर सिंह मेहरा को। अब देखिए, इनको जब पराजित करता है तो इनके ऊपर ज्यादा अधिपत्य स्थापित नहीं करता है, क्योंकि इतने बड़े राज्य थे नहीं। इनके सामने एक शर्त रखता है, इनसे कहता है कि भैया आप मुझे प्रतिवर्ष क्या दोगे, कर दोगे। और कर देने के लिए उनके पास कुछ ज्यादा था तो नहीं, तो इनसे क्या मांगता है, कहता भैया आप कर में मुझे एक मृग की नाभि दोगे, कस्तूरी मृग की नाभि दोगे, एक धनुष दोगे, बाणों से भरा एक तरकस दोगे, एक बाज दोगे और एक घोड़ा दोगे। देखिए बड़ी अटपटी सी बात है, कस्तूरी मृग की नाभि, एक धनुष, बाणों का तरकस, एक बाज और एक घोड़ा। ये क्या मांगता है, इन तीनों से कर के रूप में मांगता है प्रतिवर्ष। शायद कहीं ना कहीं उसने क्या करता है, इनको इसलिए दिया होता है, ये कर इसलिए दिया होता है, इसलिए इनको ऐसा कर लगाता है उनके ऊपर, ताकि ये लोग क्या करें, इसके खिलाफ विद्रोह ना कर सकें, कहीं ना कहीं इसकी दास्ता को स्वीकार करते रहें। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। अब देखिए, जब तक गोरखा का आक्रमण नहीं हुआ चंदों के ऊपर, तब तक ये चीजें चलती हुई आई। ये जुमला, बजांग और थल के लोग ये चीजें कर में देते रहे जब तक गोरखा नहीं आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सोर के बम राजा पर को भी पराजित कर देता है। विजय बम करके नाम का राजा होता है, उसको भी क्या करता है, ये पराजित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये जो था आपका एक धार्मिक राजा था, इसकी जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी, धार्मिक थी। इसको धर्म के प्रति बड़ा लगाव था, अपने धर्म से बड़ा लगाव था इसको। तो देखिए क्या करता है ये, इसने फिर क्या करा, जागेश्वर में, जागेश्वर तीर्थ के बारे में सब जानते हैं, जागेश्वर तीर्थ में इसने एक धर्मशाला बनाई और इस जागेश्वर तीर्थ को कुछ दान भी, कुछ गांव भी दान में दिए। क्वेश्चन पूछेगा किस चंद्र राजा ने जागेश्वर में धर्मशाला बनाई, आप आंसर देंगे आपका रत्नचंद्र ने, और गांव भी इसको दान में दिए। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड का पहला शासक है, उत्तराखंड का पहला राजा है जिसने क्या कराया, भूमि बंदोबस्त कराया, यानी कि भूमि की पैमाइश कराई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, उत्तराखंड का पहला शासक भूमि बंदोबस्त या भूमि पैमाइश करने वाला, आप आंसर देंगे रत्नचंद। अब इसके लिए इसने क्या करा, जिंदा केतल नाम का एक व्यक्ति, जिंदा केतल नाम का एक व्यक्ति क्या करा, इसके लिए नियुक्ति किया, एक अधिकारी नियुक्ति किया कह लीजिए, एक अधिकारी की नियुक्ति की इसने, किस चीज के लिए, भूमि, अपने राज्य की भूमि बंदोबस्त और भूमि की पैमाइश करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट और देखते हैं, खेती खान ताम्रपत्र से रत्नचंद्र के युद्धों का वर्णन मिलता है और लोहा घाट ताम्रपत्र से कुंवर रत्न और इसका जो भाई था कुंवर सुजान, इनका भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा आज तक, कहां तक, राजा रत्न तक की कहानी देखी, इसके बारे में इसमें हमने देखा, बहुत सारे पॉइंट कवर करे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो हम आपके लिए नया पैटर्न लेके आए हैं वो भी आपको पसंद आ रहा है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि हम आपका बढ़िया तरीके से उत्तराखंड के विषय में और अन्य विषय का कोर्स जो भी आपको संबंधित जो है जानकारी आपको दे सके, ताकि क्या हो, आपका एग्जाम में उससे जल्द से जल्द आपको सफलता प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।